साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप में से कई छात्रों का लगातार शिकायत रहता है कि गुरुजी लाइट चैप्टर को हमने कई बार पढ़ा, लेकिन फिर भी गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उससे संबंधित हमारे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है तो हम हक्का बक्का रह जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको पता ही नहीं चलता है कि वस्तु स्थिति ये होगी तो प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी, और प्रतिबिंब स्थिति ये होगी तो वस्तु स्थिति क्या होगी। मेरे मित्र, आज के इस सेशन में आपकी इस समस्या का संपूर्ण समाधान हो जाएगा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आप सबों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ध्यान रखना कि जो आपका बोर्ड पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, और आज के इस क्लास का भी बोर्ड पीडीएफ टेलीग्राम द लॉजिकल साइंस से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, चर्चा करने वाले हैं हम लोग मिरर इमेज फॉर्मेशन ट्रिक की। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि मिरर की बात कर रहे हैं तो हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। और याद रखना यहाँ पे कि दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक अवतल और दूसरा क्या होता है, उत्तल। और आप सबों को मालूम है कि अवतल दर्पण में पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है। अगर हम थोड़ा सा रफली आपके साथ चर्चा करें तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर ये हमारा अवतल दर्पण है तो ये अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा, पोल। ये क्या होगा, मुख्य फोकस। और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र से इधर आएंगे तो आप कहेंगे वक्रता केंद्र से परे हो जाएगा, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। मेरे मित्र, और इधर आएंगे तो आप सभी कहेंगे अनंत हो जाएगा। ये चीज तो आप सबों को मालूम है। अगर हम इसी तरीके से उत्तल दर्पण की बात करें तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी उत्तल दर्पण का पोल ये होगा, फोकस ये होगा, वक्रता केंद्र ये होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। अब अगर हम इधर जाएंगे तो इन्फिनाइट कह देंगे। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अवतल हो या उत्तल दर्पण हो, क्या करता है सर, अलग अलग स्थिति पे रखी हुई वस्तु का ये प्रतिबिंब निर्मित करता है अलग अलग। बस एक कॉमन सा चीज आपको ध्यान रखना है, एक कॉमन सा चीज आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मेरे अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा इसके द्वारा जो इमेज बनेगा, यहां पे मैं लिख दूं अवतल दर्पण, ताकि चीजें आप एक बार में समझ जाओ। ये आपको कंठाग्र कर लेना है कि जब भी कॉनकेव मिरर के द्वारा, जब भी कॉनकेव मिरर के द्वारा क्या किया जाएगा सर, इमेज बनाया जाएगा, तो ये इमेज आपका वास्तविक होगा, ठीक है, उल्टा होगा। साथ ही आप सभी ध्यान रखना, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से छोटा होगा। साथ में ध्यान रखना काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है, सीधा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। मतलब अवतल दर्पण के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होगा वो मेरे मित्र वास्तविक भी हो सकता है, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ही होगा। साथ ही वस्तु से बड़ा भी हो सकता है और वस्तु से छोटा भी हो सकता है। सर, अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब काल्पनिक भी होगा और साथ ही क्या होगा, सीधा भी हो सकता है, ठीक है। तो काल्पनिक हो सकता है, सीधा हो सकता है, यहाँ पे काल्पनिक हो सकता है, ठीक है। और साथ ही क्या याद रखेंगे कि सीधा भी होगा, काल्पनिक है तो क्या होगा, आप कहेंगे सीधा होगा। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि अवतल दर्पण के द्वारा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, वास्तविक भी, काल्पनिक भी, वस्तु से बड़ा भी, वस्तु से छोटा भी। अब वास्तविक है तो भैया सीधे याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। और मेरे मित्र, ये जो आपका उत्तल दर्पण है, ये जो आपका उत्तल दर्पण है, इसके बारे में आपको की फैक्ट याद ये रखना है कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसके द्वारा जो इमेज बनेगा यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, तो आप सभी याद रखना, हमेशा हमेशा काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा, सीधा एवं वस्तु से छोटा, हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र याद रखना कि जब भी अवतल दर्पण के सामने हम लोग वस्तु रखेंगे, अवतल दर्पण के सामने, तो वस्तु स्थिति आपका, आप कहेंगे गुरुजी अनंत पे रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं। मान लो यहां रख सकते हैं हम लोग वस्तु को, और कहां रख सकते हैं सर, वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं, फोकस पर रख सकते हैं, फिर वक्रता, सॉरी, फोकस और सर पोल के बीच रख सकते हैं।
अब अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा सर, अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा। अब मेरे मित्र अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब मेरे मित्र अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, फोकस पर है तो आप सभी कहते हैं गुरुजी अनंत पर बनेगा, ठीक है। और अगर फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब आपका इधर बनता है। ये चीज आप सभी रटते रहते हैं गुरुजी, ऐसे होता है प्रतिबिंब, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, ये होता है, ऐसे होता है, आप लोग लगातार रटते हैं। यहां पे भी अगर वस्तु अनंत पर हो तो आप सभी कहते हैं सर प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत और दर्पण के बीच हो यानी कि पोल के बीच हो तो प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच बनता है। ये चीज आप सभी लगातार रटते रहते हैं और इसी का परिणाम है कि एनसीईआरटी ने आपको ये टेबल भी दे रखा है। बहुत बढ़िया बात है, अगर आपने इसको याद करा है तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज बस यहां पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा आप सभी के लिए कि हम सब अभी तक जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट को देख रहे थे उसमें पुराने एनसीईआरटी में क्या था कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखा जाए तो वस्तु का अनंत दूरी पे कह रहे हैं, अगर वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। और आप सभी ने ये पढ़ रखा है कि सर अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। एनसीईआरटी ने अपडेट ये करा है कि सर अनंत पर अगर वस्तु, फोकस पर अगर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब तो अनंत पर बनेगा, लेकिन इसकी प्रतिबिंब की साइज और प्रकृति में इन्होंने क्या कह दिया कि प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। तो ये मेरे मित्र आपका अपडेटेड एनसीईआरटी है, ये ध्यान में रखना, अपडेटेड एनसीईआरटी है। अब एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों करा, क्या जो हमने पीछे पढ़ा है वो कंसेप्ट गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। एनसीईआरटी ने क्लास 10th के हिसाब से सिलेबस को कस्टमाइज किया है और क्लास 10th के बच्चों के बर्डन को कम करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब तो अनंत पर बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब की जो साइज होगी और जो प्रकृति होगी वो सर प्राप्त नहीं होगा, यानी कि प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। ये चीज ध्यान में रखना। और ये इसलिए लिखा कि जो मतलब कक्षा 10वीं के बच्चे हैं वो इस चीज को समझ जाए, नहीं तो उसके मन में एक कल्पना रहती है कि अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब तो वो बहुत बड़ा कैसे नापा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो पीछे वाला कंसेप्ट है वो गलत है, लेकिन आगे वाले कंसेप्ट को भी आप ऐड ऑन करेंगे। मे बी अगर आपके ऑप्शन में रहे कि सर नए पैटर्न के हिसाब से कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, और आपके ऑप्शन में रहे कि प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, तो आप उसी को टिक करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा करंट सिनेरियो के हिसाब से, करंट अपडेटेड एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। हालांकि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा ये बात अभी भी कह रही है, लेकिन प्रतिबिंब के साइज और प्रकृति के लिए एनसीईआरटी कह रही है प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। तो ये इन्होंने क्लास 10th के बच्चों को समझाने के लिए किया है कि अगर फोकस पर रख दिया जाए तो अनंत पर बहुत दूर होगा, अनंत बहुत दूर होगा, तो वो अपना कल्पना ना करें और उसको ये सीधे समझ लें। लेकिन आप सभी ये याद रख सकते हैं कि सर एनसीईआरटी दोनों तरह का कंसेप्ट दे रही है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना है, तो मेरे मित्र ये अपडेटेड बात अपने माइंड में जरूर रखना। अब मेरे मित्र यहां पे मैंने जितनी भी स्थिति की चर्चा करी, ये सभी स्थिति टोटल कितने हैं? 6। क्या क्या है कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु पर वक्रता केंद्र पर है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, सर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है प्रतिबिंब सी से परे बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र से परे बनेगा, फोकस पर है तो आप सभी कहेंगे सर अनंत पर, और पोल तथा एफ के बीच है तो आप सभी कहेंगे दर्पण के पीछे बनेगा। यही 6 स्थिति है और इस 6 स्थिति से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान रखना आप सभी कि इसको आप आसानी से टैकल कर सकते हो। ये टेबल तो आपको बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा, वो तो आप पढ़ ही लेंगे कि सर वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, मतलब जहां भी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक होगा। लेकिन सवाल ये कि सर एग्जाम में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? मेरे मित्र पहले तो आप 5 स्थिति के लिए डायग्राम तैयार करो कि मान लो ये आपका कोई एक अवतल दर्पण है, ठीक है, मान लो कि ये क्या है, अवतल दर्पण, पोल होगा, ये मुख्य फोकस, और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से अगर हम लोग इधर आ जाएं तो आप सभी कहेंगे ये बिंदु हमारा अनंत हो जाएगा, ये बिंदु क्या होगा, अनंत हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, मुख्य फोकस, क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और ये क्या है, आप सभी कहेंगे पोल, यानी कि ध्रुव। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि आपको मालूम है कि टोटल 6 ही स्थिति है वस्तु की जहां पे प्रतिबिंब बनना है, 6 स्थिति है वस्तु की प्रतिबिंब बनना है। तो पहला हम अनंत से शुरू करते हैं, अनंत वाला जो पोजीशन है इसको 1 मान लो, फिर अनंत के बाद आप यहां पे आओ तो सर वस्तु को आप
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच भी रखते हो तो इस पोजीशन को आप दूसरा पॉइंट मान लो, ठीक है। इसको हम दूसरा पॉइंट को ऊपर लिखते हैं, ठीक, ताकि और जो नीचे चीजें आएगी वो आप आसानी से लिख पाओ। ध्यान देना कि ये वाला जो स्थिति है इसको आप 2 कह दो और यहां पे आप 3 कह दो, ठीक है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच भी स्थिति होगी, ये वाला पॉइंट आपका चौथा। वस्तु को आप फोकस पे भी रखोगे सर 5वां पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल। अब मेरे मित्र आपको करना क्या है कि छठा पॉइंट आपका होगा यहां पे, छठा पॉइंट होगा आपका यहां पे। तो अभी छठा पॉइंट पे मत ध्यान दो, इसीलिए नहीं ध्यान दो कि छठा पॉइंट में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है सर, आभासी होता है। तो सर उसके लिए क्या अलग से कंसेप्ट आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। जरा सा गौर फरमाना हमारी बातों पे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आजीवन माइंड में सेट हो जाएगा। मेरे मित्र हमने आपको बोला कि आप 1 2 3 4 5 इस तरह नंबरिंग कर दीजिए, कर दिया आपने नंबरिंग। अब आप क्या करो कि सर ये जो 5 नंबर है यहां से अब आप उल्टा चलो लेकर के 1 2 3 4 5 आपने कर दिया। अब यहां से फिर ऊपर आपने 1 2 3 4 5 लिख दिया, अब नीचे जहां पे 5 है वहां से 1 से शुरू करो, अब उल्टा लिखो इसको। यानी कि यहां पे आप 1 लिखो, ठीक है, यहां पे आप 2 लिखो, यहां आप 3 लिखो और यहां आप 4 लिखो और यहां आप 5 लिखो। 4 लिखो 5 लिखो, मामला सॉल्व है। अब आप कहोगे कैसे मामला सॉल्व है, कैसे मामला सॉल्व है? तो मेरे मित्र आप देखो कि ये जो ऊपर आपने लिखा है ये 1 2 3 ये क्या है? वस्तु स्थिति। क्या है? वस्तु स्थिति। तो आप सभी ये ध्यान दो हमेशा कि ऊपर वस्तु स्थिति है और ये नीचे वाला जो नंबर आपने लिखा है ये प्रतिबिंब स्थिति है। ये क्या है? प्रतिबिंब स्थिति है। तो आप सभी ये याद रखना कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो एक देखो कहां है, आप कहेंगे प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्लियर हुआ? अगर वस्तु अनंत पर है तो एक नंबर फोकस पर ना है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। और वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, आप कहेंगे बहुत ही छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि अगर वस्तु आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, अगर वस्तु कहां है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, क्योंकि ये 2 नंबर कहां है चला, आप कहेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो मेरे मित्र वस्तु अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? आप कहेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कहां बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब मेरे मित्र अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो आप सभी कहते हैं सर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब मेरे मित्र अगर वस्तु आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और अगर हमारा वस्तु कहां है? फोकस पर, तो आप सभी ध्यान रखना कि प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? अनंत पर। यही तरीका है। आप इस चीज को अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे मित्र ये जितनी आप स्थिति देख रहे हो ये सारा याद हो जाएगा। अब एक स्पेशल केस है कि चूंकि इतने सारे स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा 5 स्थिति में सारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। केवल एक केस जब वस्तु को कहां रखा जाए? सर पोल और फोकस के बीच रखा जाए। यानी कि ये जो छठा स्थिति है तो छठा स्थिति दर्पण के पीछे बनता है। और मेरे मित्र याद रखना कि ये प्रतिबिंब आपका क्या होता है? आभासी। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा एवं बड़ा। आभासी, सीधा एवं बड़ा मतलब छठा स्थिति में प्रतिबिंब आप कहेंगे छठा स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा, जबकि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जब भी होगा तो आप कहेंगे दर्पण के सामने बनेगा। तो मेरे मित्र जब भी आप मिसमैच करें इस तरीके से नंबरिंग करके क्या कर सकते, एक बार आप ऊपर में सर 1 2 3 4 5 ऐसे कर दो, वस्तु स्थिति हो गया। नीचे आप सर नंबर को रिवर्स कर दो, वो क्या हो गया? आप कहेंगे प्रतिबिंब स्थिति हो गया। अब ध्यान देना कि सर इसमें प्रतिबिंब की जो स्थिति साइज है और स्थिति है ये कैसे पता चलेगा? तो मेरे मित्र जब आप एक बार ये प्रतिबिंब का साइज बनाने सॉरी स्थिति कहां कहां होगा ये सीख गए तो मेरे मित्र आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो टेबल है ना इस टेबल को एक बार शांति दिमाग से पढ़ लेना। एक बार शांति दिमाग से पढ़ लेना कि अगर वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा? बहुत छोटा होगा। वास्तविक और उल्टा तो होबे करेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र से परे होगा मतलब कहां होगा वस्तु? तो ध्यान दो वक्रता केंद्र से परे मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो आप सभी कह रहे हो कि सर 4 नंबर यहां है, तो ये जो 4 नंबर है ये 4 नंबर हमारा यहां पे है, ठीक है। तो मेरे मित्र प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ध्यान रखना कैसा होगा? सर छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा।
अब इसी तरीके से वक्रता केंद्र पर बनेगा तो समान साइज का होगा। सर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा तो सी से परे होगा। यानी कि मेरे मित्र अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और जो फोकस है उसके बीच रख रहे हैं तो आप क्या पा रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है ये जो 4 नंबर है ये हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, और इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, तो आप सभी याद रखना विवर्धित यानी कि बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा तो होगा ही होगा। एफ पर आप कहेंगे अनंत पर बनेगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी, सर प्रतिबिंब की साइज और आकृति के लिए हम लोग कहेंगे सर प्राप्त नहीं होगा, ऐसे क्या कहेंगे सर वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। मेरे मित्र पोल तथा एफ के बीच तो यही एक स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, विवर्धित, आभासी और सीधा होता है। ये टेबल और मेरे मित्र ये डायग्राम अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, हमें नहीं लगता है कि कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला है। ध्यान देना आप सभी कि अगर बात करेंगे हम किसकी, उत्तल दर्पण की, किसकी बात करेंगे, उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का काल्पनिक या सीधा प्रतिबिंब तैयार करती है, काल्पनिक या सीधा प्रतिबिंब तैयार करती है। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये दो ही स्थिति है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखो वो दो स्थिति आप आसानी से पकड़ लोगे। ये मेरे मित्र मान लो कि उत्तल दर्पण है, ये इसका पोल, ये इसका क्या होगा फोकस, और ये क्या होगा वक्रता केंद्र। अब ध्यान दो कि अगर हम वस्तु को अनंत पर रख दें तो प्रथम स्थिति हमारा क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। और दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि सर वस्तु को और थोड़ा आगे खिसका लें यानी कि पोल के नजदीक ले आए, तो मेरे मित्र दूसरा स्थिति आपका ये हो जाएगा, दूसरा स्थिति ये हो जाएगा। तो एक और दो मतलब एक स्थिति अनंत पर और दूसरा स्थिति अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच। ये तो पोल ना है चला, तो ध्रुव ना कहेंगे इसको। अब ध्यान दो मेरे मित्र कि एक दो आपने, सॉरी यहां पे दो को हम ऊपर लिखते ज्यादा बेटर रहता, एक दो आपने सर लिख लिया। अब मेरे मित्र ध्यान दो यहां पे कि एक दो जो लिखा है इसको जस्ट उल्टा दो। अब यहां पे आप सभी जो है दो लिख दो और यहां पे एक लिख दो, मतलब समझे, मतलब बूझे कि एक नंबर वस्तु कहां है, अनंत पर, वस्तु कहां है अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा सर जी एक नंबर पर यानी कि फोकस पर। एक नंबर कहां है, फोकस पर। वस्तु कहां है सर, अनंत और ध्रुव के बीच यानी कि 2 नंबर पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा सर, 2 नंबर पर बनेगा, कहां पे, पोल और फोकस के बीच यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच। अब यही बात एनसीईआरटी ने यहां पे लिखा है। आपको क्या करना है, अनंत आप कहेंगे पहला नंबर, अनंत और ध्रुव के बीच दूसरा का नंबर, और इसी को इस साइड उल्टा करके, चूंकि ये क्या है सर परावर्तन तो इधर से होगा तो इसमें तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो मेरे मित्र ये 2 और 1, तो एक नंबर 2 नंबर 2 नंबर। अब ध्यान क्या रहा कि अनंत पर अगर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, बिल्कुल बन रहा है गुरुजी, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बनेगा सर, दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का, आभासी और सीधा तो हमेशा होगा। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच होगा, तो मेरे मित्र प्रतिबिंब सर जी पोल और फोकस के बीच, छोटा, आभासी और सीधा। बस 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, पूरा का पूरा जो मामला है वो हल हो जाएगा। और इसका जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा देंगे मेरे मित्र, आप उस पीडीएफ से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही ध्यान रखना कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा की ओर देख रहे हैं और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं किए हैं तो मेरे मित्र साइंस में मैटर फंस सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी भी आपके पास समय है सर अपने समय का यूटिलाइजेशन करने का, तो जो जिस तरह से चीजें एनसीईआरटी में अपडेट होकर के आ रही है, कहीं ना कहीं अपडेट होना बेहद जरूरी है। तो जो आपके पास समय है उसमें भी चाहो तो आप हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर सकते हो। ध्यान रखना कैसे कर पाओगे, तो मेरे मित्र एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में आकर के, जहां पे हम आपको प्रत्येक चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कराते हैं विद थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। साथ ही ध्यान रखना कि आपको एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी मिलता है, मतलब एनसीईआरटी का पूरा जो मामला है वो हल हो जाता है। और ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे मित्र बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।